नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस अध्याय का दूसरा भाग। इस अध्याय के पहले भाग में हमने जाना कि कैसे 1857 की क्रांति का जन्म हुआ, यानी कि कैसे 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और कैसे यह 1857 की क्रांति एक पूरा जन विद्रोह बन गया, यानी कि आम लोगों के अंदर पहुंच गई। कैसे एक छोटा सा सिपाही आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैल गया। तो ये थी 1857 की क्रांति की बातें। हमने जाना कि उसके क्या राजनीतिक कारण रहे थे, क्या आर्थिक कारण रहे थे, सामाजिक कारण क्या थे और उसके सांस्कृतिक कारण क्या थे। तो इस अध्याय में या इस अध्याय के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने क्रांति का पलटकर जवाब दिया, कैसे उन्होंने इस क्रांति को शांत किया। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी का पलटवार यानी कि इस विद्रोह के तहत कंपनी ने विद्रोहियों को जवाब कैसे दिया उसकी मैं बात करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। यानी कि बच्चों, उस समय अंग्रेजी सरकार के पास इतने पर्याप्त सैनिक नहीं थे कि वह भारत में उपजी, या मैं ऐसे बोलूं कि उस समय के विश्व में उपजे सबसे बड़े औपनिवेशिक शासन के सामने सशस्त्र विद्रोह को दबा सके। तो उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल चली और उसके तहत कुछ नियमों कानूनों में बदलाव किए गए और उन बदलावों के तहत जो लोग विद्रोही हैं या जो क्रांतिकारी कर रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, इसके लिए कानूनों का प्रावधान किया गया। और एक बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजी सेना को इंग्लैंड से बुलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि अगर यह जो क्रांति है इसे अभी नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का खात्मा यहाँ से संभव है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसके तहत अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर लगाकर इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया। और सितंबर 1857, देखो बच्चों, मई 1857 में जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। यानी कि मई से लेकर सितंबर तक ये क्रांति रही विद्रोहियों के पक्ष में, और सितंबर आते आते जो दिल्ली इस क्रांति का केंद्र बना था वह जो केंद्र था वापस अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। यानी कि बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया, जो कि भारत के ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उपस्थित है, जिसे काला पानी जेल भी कहते थे। और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यानी कि अंतिम भारतीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु नवंबर 1862 में रंगून जेल में हुई थी। जैसे कि 1856 के अंदर ही लॉर्ड कैनिंग ने बता दिया था कि अब कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा, मुगल बादशाह के पद को खत्म कर दिया गया था। तो इसके बाद वैसे भी कोई मुगल बादशाह नहीं बनने थे और वैसे भी इनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके सभी पुत्रों को गोली मार दी थी। और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जैसे कि बच्चों, सितंबर 1857 में दिल्ली और मार्च 1858 में लखनऊ के ऊपर भी दोबारा अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जैसा कि आपको पता है, लखनऊ से इस क्रांति का संचालन किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। यानी कि जून 1858 के अंदर झांसी भी वापस किसके कब्जे में आ गया था, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तो अंग्रेज धीरे धीरे वापस हरेक जो शासक था, हरेक जो राज्य था, उसे वापस अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे थे।
और तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जैसा कि आपको पता है, तांत्या टोपे जो थे वे नाना साहेब के सेनापति थे। नाना साहेब एक मराठी थे और मराठियों की युद्ध की जो कला है उसमें सबसे बेहतरीन जो कला थी वो थी छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का मतलब था बच्चों अचानक किसी टुकड़ी पर युद्ध करना या छिपकर किसी टुकड़ी पर युद्ध करना। तो अपने परंपरागत तरीकों को चलाते हुए तांत्या टोपे ने छापामार युद्ध प्रारंभ रखा, यानी कि ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में हार चुकी थी और उन्हें मार दिया गया था। विद्रोह के बाद के साथ अब बच्चों विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया था और इस विद्रोह के साथ साथ जो अच्छी बातें हुई, जो भारतीय दृष्टिकोण से अच्छी थी, उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अब भारत के ऊपर से कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और जो भारत का शासन था वह सीधा सीधा हाथ में आ गया था ब्रिटिश सरकार के हाथ में। यानी कि अब भारत का शासन चलना प्रारंभ हो गया था ब्रिटिश संसद से, ना कि कंपनी से। कंपनी के अधिकार खत्म कर दिए गए थे और ब्रिटिश संसद के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था उसे खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया पद बनाया गया था जिसे वायसराय कहते हैं। तो भारत के पहले वायसराय जो बने थे बच्चों वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, यानी कि 2 साल लंबे चले संघर्ष के बाद अंग्रेज एक बार फिर से पूर्णतः सत्ता के अंदर आ चुके थे। और ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अब कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। अब भारत का शासन चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश संसद के हाथों में। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। यानी कि अब ब्रिटिश संसद में एक ऐसा व्यक्ति बैठता था जिसे भारत मंत्री कहा जाता था और वह उस संसद में सिर्फ भारत के मामले ही देखता था। कुछ बदलाव हुए बच्चों, पर यह बदलाव भी इतने कारगर नहीं थे क्योंकि बच्चों भारत एक बहुत ही बड़ा राज्य था। भारत के अंदर अनेक प्रकार के प्रदेश थे, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, अनेक प्रकार के रीति रिवाज थे। तो वो लोग इन रीति रिवाजों को, इन भाषाओं को न समझते हुए राज कैसे कर सकते थे। तो उनके जो नियम थे, उनके जो कानून थे, वे सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नहीं हुआ करते थे। आगे देखते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया पद लाया गया, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि इंग्लैंड के रानी की तरफ से अब जो भारत पे राज कर रहा था वो कौन था? वायसराय। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और कंपनी का शासन क्या हो गया? भारत से खत्म हो गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई राज्य हड़प नीति को खत्म कर दिया गया, सहायक नीति को खत्म कर दिया गया। अब जो जिन भूभाग पर जो शासक बैठे हैं वो अपना शासन चला सकते हैं और उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। ये क्रांति के सबसे अच्छे परिणाम थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों में सुधार हुआ था, यानी कि जो नवाबों के अंदर उनकी सत्ता छीनने का जो डर था वो डर खत्म हो गया था। और अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यानी कि हर एक व्यक्ति को उसे अपने रीति रिवाज के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की पूरी आजादी थी। अब बच्चों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के केंद्र, प्रमुख केंद्रों में एक था बच्चों मेरठ। जैसा कि आपको पता है मेरठ से ये क्रांति प्रारंभ हुई। दिल्ली को केंद्र बनाया गया, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से अगर मैं बात करूं
तो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ही कानपुर से तांत्या टोपे और अन्य स्थानों से भी लगातार लोग, जैसे कुछ स्थानों से, जैसे मैं बैरकपुर की बात करूं तो यहाँ सेना की अगुवाई की, तो हर एक स्थानों से जो ये क्रांति थी वो लगातार प्रारंभ होती गई और धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति का रूप लेती गई। बच्चों, इस क्रांति के विफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि पूरे देश में क्रांति एक साथ प्रारंभ नहीं हुई थी। अलग अलग स्थानों पर क्रांति का प्रारंभ होने का समय अलग अलग था और यही सबसे बड़ा फायदा रहा अंग्रेजी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने एक जगह क्रांति दबाई, उसके बाद दूसरी जगह जाकर दबाने का उनके पास टाइम मिल गया। अगर पूरे देश में एक साथ क्रांति प्रारंभ होती तो अंग्रेजी सरकार कभी भी इस क्रांति को समाप्त नहीं कर सकती थी। अब मैं बात करता हूं बच्चों खुदरा संग्राम या पाइका विद्रोह। बच्चों, पाइका एक सैनिक प्रजाति थी, यानी कि एक प्रकार के सैनिकों को क्या कहा जाता था, पाइका। और खुदरा जो है ओडिशा का एक भाग था जिसके अंदर काफी कबीले या मैं से बोलूं कि गांव आते थे। तो खुदरा जो कि ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। इसके शासक राजा बीर किशोर देव को सब अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। यानी कि राजा बीर किशोर जो थे, राजा बीर किशोर देव का संघर्ष उस समय चल रहा था मराठाओं के साथ, तो इन्होंने कुछ कूटनीतिक चाल चली। इन्होंने क्या चाल चली? इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। इनको ऐसा लगा था कि जब मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा तो अंग्रेज मराठाओं को हरा देंगे और जब मराठा हार जाएंगे तो हम अंग्रेजों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे जो गढ़ मराठाओं ने छीन लिए वो हमें वापस दे दिए जाएं। पर इनकी ये मंशा कामयाब नहीं हुई थी। इन्होंने साथ जरूर दिया, इसके कारण मराठाओं से अंग्रेज जीत भी गए, पर उसके बाद इनकी जो ये रिक्वेस्ट थी या जो इनकी सोच थी वह कभी भी पूरी नहीं हो पाई और अंग्रेजों ने कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर इनके और अंग्रेजों के मध्य भी एक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। यानी कि इनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि अंग्रेज मराठाओं के दुश्मन, अंग्रेज हमारे भी दुश्मन। तो जब हमारे दोनों के दुश्मन एक है तो हम क्या हुए? दोस्त। यानी कि इन्होंने अपने आप को ही दोस्त बना लिया था अंग्रेजों का अपने फायदे के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। दोनों मुद्दों में, यानी कि एक तो जगन्नाथ मंदिर वाला मुद्दा और दूसरा इनके जो गढ़ मराठाओं के पास थे। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया और इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। यानी कि पहले तो मराठाओं का विद्रोह किया, उनका साथ नहीं दिया और बाद में मराठाओं की सहायता से ही वापस अपने राज्य को पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की और उस बगावत को खत्म कर ओडिशा जो उनका जो राज्य था वापस उनमें अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया था। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। यानी कि करों के मान इतने ज्यादा हो गए थे बच्चों कि वहां अब खेती करना मुनासिब ही नहीं था, यानी कि उतना उत्पादन ही नहीं होता था जितने ज्यादा कर थे। और 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत
तब हो गई जब पाइकों ने, पाइका एक प्रकार की सैनिक जाति थी बच्चों, पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थाओं पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए और शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई और इसीलिए इसे कहते हैं खुर्दा विद्रोह या पाइका विद्रोह। और 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। बच्चों मुकुंद देव जो थे वो राजा बिरकिशोर देव के ही पुत्र थे और अब उन्हें वहां का क्या कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया था। और अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं इसे वापस अपने कब्जे में ले लिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय को हमने 2 भाग में देखा। पहले भाग के अंदर हमने देखा कि कैसे 1857 की क्रांति फैली, उसके क्या कारण रहे थे, उस क्रांति के होने के क्या कारण थे, कौन कौन नेताओं ने क्रांति के अंदर भाग लिया। और इस अध्याय के दूसरे भाग में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने पलटवार करके इस क्रांति को दबाया, इस क्रांति को रोका। और उसके बाद हमने पढ़ा खुर्दा विद्रोह या पाइका विद्रोह के बारे में। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।